हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में। हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 3। तो हम जानेंगे आखिर कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किस बात की चर्चा की गई है। तो इस भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, यानी आज इस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार का परिचय, यानी मौलिक अधिकार हमारा। फिर देखिए यहाँ पे आ गया हमारा कि आखिर की ये मौलिक अधिकार क्या है। मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है ये भाग 3 में किया गया है, यानी पार्ट 3 में। और ये जो अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद की जो है मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद की बात की गई है, तो इसमें हमें अनुच्छेद की बात की तो 12 से लेकर 35 तक इसमें हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार में। और एक बेसिक और मैं बात बता दूं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस देश से लिया गया है, तो यह जो है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं हम लोग। जो ग्रहण किए हैं कहाँ से किए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। फिर ये पूछेगा किस भाग में चर्चा की गई है, तो भाग 3। फिर पूछेगा कि मौलिक अधिकार में किस से किस आर्टिकल तक आता है, किस से किस अनुच्छेद तक, तो 12 से लेकर 35 तक बात किया गया है। और इसी में जो है ये, और इसको हम मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं किसको, मौलिक अधिकार को। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी हो या रेलवे हो, इसमें बहुत बार ये पूछा है कि मैग्ना कार्टा को हम किस भाग के नाम से जानते हैं। तो यानी मौलिक अधिकार होगा या भाग 3 होगा। अब तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा, बताए थे कि 12 से 35 तक अनुच्छेद की बात की गई है। तो पहला मेरा अनुच्छेद आता है 12। तो हम 12 की बात करेंगे। ये आखिरकार ये 12 में अनुच्छेद में क्या बात किया गया है। इसमें है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में आता है हमारा राज्य की परिभाषा, यानी स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है इसमें। इसमें होता क्या है, डेफिनेशन देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने और सुरक्षा की गारंटी के संदर्भ में राज्य शब्द को व्यापारिक रूप से परिभाषित किया गया है। और ये बताया गया है इसमें राज्य को परिभाषित करके ये राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी, ये सब क्या होते हैं, और नगर पालिका, पंचायत, ये सब क्या होते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, कोई भी ऐसा संस्था जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग करती है वह राज्य की श्रेणी में ही आती है। फिर 12 हम अनुच्छेद पढ़ लिए, क्या है इसमें, राज्य की परिभाषा। और अगला आता है हमारा अनुच्छेद 13, यानी आर्टिकल 13। इसमें क्या है, मूल अधिकारों के से असंगत विधियाँ। इससे आप अभी नहीं समझ पाए होंगे कि ये बोल रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। इसमें है क्या, अनुच्छेद 13 में, कि संसद ऐसा कोई नियम ना बनाए, ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन हो। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको यानी खारिज कर देगा, अमान्य कर देगा। यहाँ पे देखिए ये पे लिखा गया है, यह न्यायिक समीक्षा का मुख्य आधार है अनुच्छेद 13। इसके अनुसार संसद ऐसा कोई कानून न बना सकती जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता हो। मैं बोला ना, इसमें ऐसा कोई नियम ना बना दे संसद जिससे आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता हो, यानी आपकी मौलिक अधिकार की शक्ति यानी पावर कम हो जाता हो, तो ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा। अनुच्छेद 13 में बात की, यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता हो, कोई ऐसा नियम बना दे संसद, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे यदि कोई कानून मूल अधिकारों के उल्लंघन बनाया जाता है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यही बात बोला गया है कि यदि कुछ नियम बन जाता है, संसद बना देगा कोई ऐसा नियम जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसको शून्य कर दिया जाएगा, यानी उसे माना नहीं जाएगा। फिर अब अगला आएगा मेरा अनुच्छेद 14।
तो यहाँ पे 14 को मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण इसमें जो है बांटा गया है, इसको 6 भागों में बांटा गया है, 14 से लेकर हमारा 30 तक। देखिए 14 से लेकर 30 तक नहीं, 14 से लेकर 35 तक मतलब बांटा गया है। देखिए यहाँ पे किस तरह पहले आता है हमारा समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, ये बात की गई है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब अगला आता है फिर हमारा दूसरा है यहाँ पे क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए यहाँ पे तो स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा अनुच्छेद जो आता है 19 से लेकर 22 तक आता है। हमारा एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि समानता का अधिकार है, 14 से ऑप्शन आएगा ऐसे करके 14 से 18, फिर 18 से 20 हमारा जो है समानता का अधिकार 14 से 18। फिर आता है तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो अनुच्छेद आता है 23 से लेकर 24 तक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। फिर अगला आता है मेरा क्या धार्मिकता का अधिकार, धार्मिकता का अधिकार में जो बात किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। फिर अगला आता है मेरा शिक्षा का अधिकार, यानी आपको इसमें शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो इसमें जो अनुच्छेद की बात किया गया है, आर्टिकल की बात किया गया है 29 से 30 तक बात किया गया है। फिर अगला आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31 यानी आर्टिकल 31, इसको अभी समाप्त कर दिया गया है। और अगला आता है एक और मेरा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है संवैधानिक उपचार, नीचे लिख दिया है। तो इसमें आता है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक, यानी संवैधानिक उपचार। तो अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं। जो 14 से 18 हम पढ़े हैं, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16, 17, 18, अब लाइन बाई लाइन देखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, समानता का अधिकार जो देखे हैं हम 14 से 18 तक जो बात किया गया था उसको हम देखेंगे। देखिए हमारा आर्टिकल 14 में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़र में सभी लोग क्या है, समान हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण नहीं करेगा। इसमें जो ये कहा गया है कि यानी कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे, किसी को ऊंच नज़र से या नीच नज़र से, यानी किसी को ऊंच नीच भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में बताया गया सभी लोग समान हैं। और यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 15 ये भी भेदभाव का ही बात करता है, इसमें भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैं बात एक बता दूं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों के लिए प्रदान किया गया है, ये विदेशियों के लिए लागू नहीं आता है, केवल भारतीयों के लिए ही 15, 16, 19, 29 और 30 है। यहाँ पे तो 15 में बोलता है कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी नागरिक को के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आपके साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या मूलवंश या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर भी, लिंग यानी मेल और फीमेल, इसके आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या जन्म के स्थान पर कि आप यहाँ से जन्म लिए हैं, वो वहाँ के जन्म लिया हुआ है, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कोई भी नहीं करेगा। फिर आता है मेरा अगला अनुच्छेद 16 यानी रोजगार में समानता। यहाँ पे सरकारी नौकरियों और लोक नियोजन के मामलों में देश के सभी नागरिकों को समान अवसर देगा। यानी इसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि आपको नौकरी में क्या होगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी को भी हम्म, अलग यानी असमानता का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी सभी को समान अवसर मिलेगा। इसमें कोई भी जैसे वैकेंसी आता है तो इसमें समान अवसर मिलता है या नहीं मिलता है ना, तो वही इसमें अनुच्छेद 16 में बात किया गया है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है नौकरी की जो बात कर रहा है, रोजगार की बात में, इसमें कोई भी कि जैसे राज्य जो है, राज्य धर्म के या मूल वंश या लिंग या जाति, जन्म स्थान, निवास स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी वैकेंसी आ रहा है तो ये नहीं बोलेगा कि आप इस धर्म के हैं तो आपको जो है इसको फॉर्म भरने के लिए आपको जो है, मान लीजिए कोई नौकरी लगा तो आपको इस धर्म से है तो आपको इतना सैलरी मिलेगा या आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार से आपको भेदभाव नौकरी में नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, यानी अनुच्छेद 16 में। फिर अगला आता है हमारा समानता का ही अधिकार है, वो 14 से 18 तक। तो अब इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद या 17 में क्या है, ये जो लिखा है यहाँ पे अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आप नहीं समझेंगे क्या है, इसको आसान भाषा में बताएं तो छुआछूत का अंत। इसमें अनुच्छेद 17 में बात किया गया है छुआछूत का अंत। इसमें कहा क्या गया है कि समाज में छुआछूत की कुप्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी और अमानवीय घोषित करते हुए इसका अंत कर दिया गया, यानी अब छुआछूत नहीं माना जाएगा। अब छुआछूत अब देखते होंगे क्या, जैसे छुआछूत होता कहाँ है, जैसे आप कहीं होटल में गए, आप कहीं अस्पताल में गए, आप कहीं मंदिर में गए या कहीं पार्क में गए, तो आपके साथ ये इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा कि आप जो है गंदे कपड़े पहने हैं तो अब तुम उधर बैठो, तुम जो है इस जाति का हो तो तुम इस पार्क में नहीं आ सकते हो, तुम इस जाति का हो तो तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो। यानी ऐसा करना क्या है, कानूनन अपराध है। यानी छुआछूत का जो अंत कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, यही अनुच्छेद 17 में बात किया गया है। अब अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी जो उपाधि होता है, जैसे लोग लेता है कि मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं महाराजा धीराज हूँ, ये सब का है, आप उपाधि खुद से नहीं ले सकते हैं, इसको अंत कर दिया गया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, यहाँ पे मैं दिखाऊं तो कि देखिए, यहाँ पे कहा गया कि लोकतांत्रिक की समानता स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्या सैन्य शिक्षा उपाधियों के अलावा किसी में भी, यानी कोई में भी राजकीय उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कोई अपने से ये सब उपाधि नहीं, केवल शिक्षा में और सेना के क्षेत्र में ही आप उपाधि ले सकते हैं, यानी उपाधि आपको मिलेगा से। यानी आप शिक्षा ग्रहण किए, कोई पीएचडी किया, कोई एमडी किया, तो क्या वो डॉक्टर बनेगा, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। या कोई पीएचडी कर लिया यानी शिक्षा, तो उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। वही इसमें बात किया गया है कि आप उपाधि के जैसे अपना से कोई नाम में लगा लेगा कि मैं फलाना राजा, मैं फलाना महाराजा, ये सब क्या है। जैसे और सेना के क्षेत्र में भी उपाधि मिलता है, जैसे कैप्टन, जनरल, फ्लाइंग फ्लाइंग विंग्स, सब क्या है, इसमें मिलता है उपाधि। केवल सेना में और शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधि यानी उपाधि मिलेगा, और किसी में उपाधि आपको नहीं दिया जाएगा। अपने से खुद से उपाधि ले रहे हैं तो उसको क्या है, कानूनन अपराध है। यानी 18 में हम देख लिए, अब देखेंगे 19 में क्या है। 19 में है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसमें हमारे को स्वतंत्रता की देखने को मिलता है इसमें, यानी स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसमें स्वतंत्रता जो है, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसे मेरे को है पहले
बोलने की स्वतंत्रता है इस अनुच्छेद 19 में ही। और इसमें हमें सभा करने का अधिकार है, इसमें हमें संघ बनाने का अधिकार है, इसमें भ्रमण करने का अधिकार है, इसमें निवास करने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अभी इसको समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जो क्या समाप्त कर दिया गया, और इसको संपत्ति का अधिकार को अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनन अधिकार हो गया है। और अगला है मेरा क्या, व्यापार करने का अधिकार। यानी अभी जो वर्तमान में है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 है। हमने बता दिया आपको। इसके अंतर्गत याद करने का अब तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा, हम पहले पहले बोले हैं कि मेरा 19 में जो है बोलने का अधिकार पहले, तो बोलने का अधिकार जो है, मान लीजिए बोली, और दूसरा है सभा। अब जैसे आप बोलिएगा कोई बात, तो वहाँ पे सभा यानी भीड़ इकट्ठा होगा, तो ये हो गया दूसरा में क्या है, सभा का अधिकार। तीसरा में अब मान लीजिए भीड़ इकट्ठा हो गया, तो आप एक संघ बना लिए, यानी तीसरा में है संघ का अधिकार। फिर संघ बन गया तो अब आप संघ बना लिए, यानी यूनियन संगठन बना लिए, तो आप कहीं तो अब घूमने जाइएगा, अब है आपको भ्रमण का अधिकार चौथे में। अब फिर अगला क्या है, अब भ्रमण भ्रमण कर रहे हैं तो केवल क्या भ्रमण घूमते ही रहिएगा आप, तो आपको रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, निवास स्थान चाहिए। तो अगला है हमारा निवास करने का अधिकार। ठीक। फिर अगला है मेरा संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको हटा दिया गया है। तो अगला आएगा मेरा व्यापार करने का अधिकार। आप निवास कर लिए तो आपको भाई व्यापार व्यापार कीजिएगा अपने अपने के लिए, क्योंकि केवल अब निवास कर लिए, तो ये सब याद करने का तरीका है कि अब क्या करेंगे, आप निवास कर लिए, अपने जगह जो है डेरा ले लिए, तब हम व्यापार करेंगे। और अगला आता है अनुच्छेद मेरा 20। और अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध में दोष सिद्ध होने पर संरक्षण का अधिकार। इस क्या है अनुच्छेद 20, देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध में 3 महत्वपूर्ण आरक्षण प्राप्त किया गया है। जी, इसमें अनुच्छेद 20 बात किया गया है, 20 का सब क्लॉज 1, 20 का सब क्लॉज 2, फिर 20 का सब क्लॉज 3। इसमें 3 यानी अनुच्छेद दिए गए हैं 20 में। पहला में क्या है, 20 का 1 में, इसमें है हमारा भूत लक्षित विधि द्वारा संरक्षण। भूत लक्षित विधि द्वारा का मतलब क्या हुआ, यानी जो व्यक्ति जिस समय अपराध किया हो, उसी के समय के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। ये नहीं मान लो कोई व्यक्ति आज से 2 साल पहले अपराध किया हो, तो 2 साल पहले जो कानून में लिखा होगा कि इसको सजा ऐसे दिया जाएगा, तो उसको उस वक्त के कानून के अनुसार, जो उस वक्त मान लो 2 साल पहले अपराध किया है, तो 2 साल पहले जो नियम होगा उसी के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि जो अभी जो नियम बना है उसके अनुसार। ये बात किया गया है इसमें। फिर अगला 20 के 2 में बात क्या किया गया है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा की प्रावधान किया गया है, न कि 2 बार। कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार सजा की प्रावधान किया गया है। तो देखिएगा आप कि पुलिस अब जब अपराध करेंगे तो पुलिस जो है पकड़ के ले जाता है जेल में, और ले जाने के बाद वहाँ पे खूब कुटैया करेगा। वो कूटने के बाद फिर उसको आपको 24 घंटा के अंदर में न्यायालय के सामने, यानी जज में, आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। तो फिर वहाँ पे आपको जज साहब क्या वहाँ पे सुनाएंगे आपको सज़ा। तो मान लीजिए 6 महीना या कुछ कोई भी आपको सज़ा सुनाए, तो फिर आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो हम, अब जज साहब से बोलिए कि नहीं, मेरे को तो यहाँ पे 2 सज़ा मिल गया। तो जज साहब बोलेंगे फिर कैसे, तो आप बताइएगा कि ये थाने में जो है मेरे को वहाँ पे ये तो जो सज़ा की उसको मेरे को पहले ही खूब कूट दिया। फिर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये सज़ा तो यानी 2 सज़ा, लेकिन वहाँ पे 2 सज़ा तो वो मानेंगे कैसे जज साहब? वहाँ पे आपको एक सबूत दिखाना होगा कि हमको ये पीटा है, तभी जाकर माना जाएगा। यानी दोहरे दंड की से मुक्ति, यानी 2 दंड एक अपराध के लिए एक ही बार सजा की प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्या है, अपराधी अपने विरुद्ध गवाही न देगा।
इसमें क्या कहा गया है कि मान लो आपको अपने विरुद्ध कोई अपराध जो है अपराध कोई अपराधी अपराध किया है, तो वो खुद नहीं बोलेगा जाकर कर जी हम ही अपराध किए हैं, बल्कि वो बचेगा, बोलेगा कि हम अपराध नहीं किए हैं। जैसे आपको पुलिस पकड़ कर ले जाता है और वो आपको पीटना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा कि ये तुम अपराध किया हो, तुम कबूल करो, तो वहाँ पे आपको आराम से कबूल कर लेना है। क्योंकि जो है पुलिस थाने में दिया हुआ गवाह जो है कोर्ट में वो अमान्य कर दिया जाता है, ये नहीं उसका वैल्यू नहीं रहता है। जो जज के सामने जो आप भी बोलेंगे जो बोलेंगे वही उसका वैल्यू रहता है। यानी जो तो वहाँ पे आपको थाना जो है थाना इंचार्ज बोलेगा कि यहाँ पे सिग्नेचर करो कि तुम कबूल किया है, तुम कबूल करो, यहाँ पे सिग्नेचर करो कि तुम ही अपराध किए, तो वहाँ पे आराम से कर लेना है। कि एक वो जाकर फिर कोर्ट में क्या होगा, वो जज साहब सुनाएंगे, वो वाला होगा आपको। फिर अगला आता है अनुच्छेद मेरा 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गया है किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इसके अंतर्गत जो है कुछ बातें लिखी गई है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार। यानी आपको अधिकार है कि हमें सूचना किसी प्रकार को भी मिलना चाहिए। जैसे कोई वैकेंसी आता है तो वो सूचना एक वैकेंसी है या दो है या हज़ार है या 10,000 है, यानी सभी को सूचना दिया जाता है या सभी को इन्फॉर्म किया जाता है, आपको ये सूचना का अधिकार है ये। फिर अगला आता है स्वास्थ्य का अधिकार। आपको अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, लेकिन आप ये किताब तक ही सीमित रहा, यानी ये बस पन्नों तक ही सीमित रहा। स्वास्थ्य का आप लोग जानते ही हैं कि स्वास्थ्य हम लोगों का कितना अच्छा है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे हम लोग का स्वास्थ्य कितनी अच्छी तरह से देखा जाता होगा। फिर अगला है हमारा विद्युत पाने का अधिकार। ये विद्युत पाने का सभी लोगों का अधिकार है। फिर अगला है प्रतिष्ठित अधिकार। प्रतिष्ठा से मरने का अधिकार। अकेले कैदी को न रखने का अधिकार। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये अनुच्छेद 21 में किया गया है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। फिर अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, यानी आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक। आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा का अधिकार, यानी इमरजेंसी के दौरान आपको चिकित्सा यानी चिकित्सा चिकित्सा सुविधा की अधिकार है। फिर अगला आता है सरकारी अस्पताल में आपको समय पर उचित इलाज का अधिकार। आप ये भी जानते होंगे कि सरकारी अस्पताल में हमारे समय पर कितना उचित इलाज किया जाता होगा। फिर अगला आता है शोर और प्रदूषण से अधिकार है, ये मुक्ति का अधिकार है। यानी जो शोर शराबा जो होता है ना, शोर शराबा, उससे आपको अधिकार है। यानी आप कहीं पे हैं और कोई शोर शराबा, कोई डीजे बजा रहा है या कोई आपसे उसको यदि आपको हानि हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या उसको आप बंद करा सकते हैं। यदि वो बंद नहीं कर रहा है तो उसको आप यानी आपको ये अधिकार है उसको बंद कराने का। यानी आप उसको या सौर यानी ध्वनि प्रदूषण से आपको अधिकार है कि आप उसको क्या बोलिए मेरे को ये ध्वनि प्रदूषण है, ये इसको बंद करो। फिर फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, ये भी इसका आर्टिकल 21 में ही किया गया है। फिर जीवन रक्षा का अधिकार में, और ये जो फांसी में देरी का विरुद्ध अधिकार है, यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा दे दी गई हो तो उसे तुरंत फांसी दे देना चाहिए, अन्यथा फांसी में देरी होने पर उम्र कैद के रूप में उम्र कैद के रूप में वो फांसी की सज़ा को बदलवा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दिया गया है तो वह अगर देरी होता है तो उसे वह उम्र कैद से जो है फांसी की सज़ा को उम्र कैद में उसको परिवर्तित करवा सकता है। मतलब इसको उसको क्या ये अधिकार है। फिर है सुनवाई का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, आपको अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 21 का ए। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बात किया गया है हमारा अनुच्छेद 21 के में कि जिसका उम्र 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
यानी जो बच्चा 6 से 14 साल तक है तो उसको बुनियादी शिक्षा जो है दिया जाएगा, मूल शिक्षा। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। फिर अगला आता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसमें उसमें आप 20 में था अपराध, अब इसमें था गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण के विरुद्ध संरक्षण है। इसमें भी जो है तीन आर्टिकल का जैसे बात किया गया है। जैसे पहला 22 का 1 में क्या है? मनपसंद का वकील रखना। यानी आपको यह अधिकार है, आपको यह मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने मन पसंद का वकील रख सकते हैं। फिर 22 के 2 में क्या कहा गया है? 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। और मैं बात बता दूं कि रास्ता में जाने के क्रम में समय का गिनती नहीं होगा और छुट्टी के समय में भी समय का गिनती नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति जो है अपराध किया संडे को, ठीक, या शनिवार को ही किया रात में, लेकिन उसको 24 घंटा के अंदर में प्रस्तुत करना है, लेकिन अगले दिन तो संडे है, तो संडे के दिन क्या न्यायालय जो है कोर्ट तो बंद रहता है, तो वो जो छुट्टी का जो दिन रहता है उसमें वो क्या होगा कि 24 घंटे के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, ठीक। या रास्ता में हमें जाने और आने में जो समय लगेगा उसको भी गिनती नहीं किया जाएगा। यही इसमें लिखा गया है कि मनमानी गिरफ्तार के खिलाफ सुरक्षा, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानते अपनी पसंद के वकील में परामर्श करने और 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट में का समक्ष प्रस्तुत किए जाने का संवैधानिक अधिकार है। यानी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में क्या करना है? पेश कर देना है। अगला आता है अनुच्छेद हमारा 23 में क्या है? मानवीय तस्करी और बेगार निषेध। यानी इसमें जो है अनुच्छेद 23 में जो है 3 चीज़ों पर जोर देता है, यानी 3 चीज़ों पर बल देता है। एक है बलात्श्रम, फिर तीसरा है बेगारी, दूसरा है बेगारी और तीसरा है देह व्यापार। यानी अनुच्छेद 23 में मनुष्यों को खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है। देखिए, मनुष्यों को खरीद बिक्री पर रोक लगाया, यानी देह व्यापार में सब क्या गया है? दंडनीय अपराध है, इसको रोक लगा दे है। बिना वेतन के दिए जबरन काम करने यानी बेगारी, हम लोग बोले ना, बेगारी पर भी रोक लगाया गया है। यानी बेगारी बोलते किसको है? यानी जबरन काम कराने और बिना वेतन को, इसको बेगारी बोलते हैं। पूरी तरह से कानूनन रोक लगा दी गई है। फिर यह समाज को शोषित और कमजोर वर्ग को शोषण से बचाने का लिए अत्यंत क्या है? आवश्यक प्रावधान है। फिर अगला आता है अनुच्छेद मेरा 24। इसमें क्या है? बाल श्रम और पूर्ण प्रतिबंध। यानी अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि आप बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। यानी 14 वर्ष से कम के आयु के किसी भी बच्चों को कल कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हैं। क्या है? वो कानूनन अपराध है, 14 वर्ष से कम के बच्चे। यहाँ पे भी किसी भी अन्य प्रकार के जानलेवा खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा। खतरनाक कामों में, जैसे कोई मान लो लोहा बनाने वाला फैक्ट्री हो या विस्फोटक बनाने वाला फैक्ट्री हो, उसमें क्या है? सब काम नहीं कर सकता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों। लेकिन बाल अधिकार संरक्षण और बच्चों को सुरक्षित बचपन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। लेकिन 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो है खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं कर सकता है, लेकिन छोटे में जैसे कोई चीज़ पैकेट करना, जैसे अगरबत्ती पैक करना, अगरबत्ती को पैकेट करना, ये सब छोटे छोटे में काम कर सकता है 14 वर्ष से ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा खतरनाक कल कारखानों में काम करने के लिए आपको 18 वर्ष की उम्र चाहिए। अगला आता है मैं धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 में इसमें बात किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता। आप इसमें है क्या? 25 में धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किया जा सकता है। आपको ये पूरी तरह से ये आज़ादी दी गई है कि आप किसी भी धर्म को
अपना सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू धर्म को मानिए, आप मुस्लिम धर्म को मानिए, आप सिया, क्रिश्चियन या बौद्ध, जैन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। इसमें यानी हमारा बात किया गया है 25 में, 25 से लेकर 28 में धर्म की स्वतंत्रता है आपको। फिर अगला आता है अनुच्छेद 29 से 30 तक, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। 29 और 30 में क्या किया कहा गया है, देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण से सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है उनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित करने का उनका अपना अधिकार है, 29 में कहा गया है। और 30 में क्या किया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अपने मन पसंद का वो क्या शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। और अनुच्छेद 31 जो आता है उसको अभी जो है पूर्ण रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और उसे कानूनन अधिकार कर दिया गया है, अनुच्छेद 31 को। और इसको मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट में से इसको हटा दिया गया और इसके कानूनन अधिकार यानी आर्टिकल 300 का अनुच्छेद ए में शामिल कर दिया गया है। अगला आता है संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं। वहाँ पे 5 रिट जारी करता है, बंदी प्रैक्षीकरण और अधिकार पृष्ठा, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। फिर अगला आता है हमारा, ये क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को पूरी तरह से क्या संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना था, जिसके बिना संविधान निष्प्राण है। फिर अधिकारों का सुरक्षा कवच, इसे अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यदि नागरिक, यहाँ पे यदि देखिए यहाँ पे है, यदि नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के यानी दरवाजा को खटखटा सकता है कि जी सर, मेरा जज साहब, मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप और 21 अनुच्छेद के अंतर्गत जा रहे हैं, तो अनुच्छेद 32। और एक है अनुच्छेद 226, और इस 226 के तहत भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। और यहाँ पे हमारा मौलिक अधिकार का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। देखिए, मूल आधार ये 12-13 में यहाँ पे क्या चीज़ का ये सब हम देखे थे कि 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में बताए थे कि कोई संसद ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगा जिससे आपका मौलिक अधिकार का हनन हो। 13 समानता का अधिकार है, 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार है, 1922। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 धार्मिकता का अधिकार, 25 से धार्मिक व सांस्कृतिक दोनों दिया गया इसमें। तो ये 25 से धार्मिकता का अधिकार 25 से 28, और 29 और 30 जो है सांस्कृतिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार जो है 32 से 35 में किया गया है। ये जो है क्या है, एक प्रिसाइज कर दिया गया है। इसको एक नज़र आप इस पर दौड़ा लेंगे तो क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो आज हमारा ये मौलिक अधिकार कंप्लीट होता है, और अगला हम देखेंगे दूसरा। यदि आपको क्लास पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।